हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। 11th में आपको मज़ा आ रहा है अब। ठीक है। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज 13 तारीख है। अब बहुत से बच्चों का आज पेपर हो भी गया होगा, है ना? या फिर आपका 16 से 15 से स्टार्ट होंगे, तो यूटीज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हाँ भाई, बोर्ड्स के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए, 10th के बच्चों के बोर्ड्स के लिए आपका ये चैनल है। ठीक है, 9 to 10th इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इस पे लेक्चर्स चल रहे हैं। और अगर कोई बच्चा 12th बोर्ड्स में है तो उसके लिए आपका यही चैनल है। ठीक है, उसमें आपकी सारी तैयारियाँ होती रहेंगी। तो आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। देखो, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। एक्चुअली इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और एक बात बताऊं, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन हम लेके आएंगे, जिसमें आपके आईआईटी जेई मेंस के और अगर हो सकता है एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन हम ले आएं। क्योंकि देखो, एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। हो सकता है +2 का कोई कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो, ऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी एडवांस के लेक्चर्स, इतने एडवांस के क्वेश्चन कम होते हैं 11th में। जैसे आप 12th में चले जाते हो, फिर एडवांस के क्वेश्चन भर भर के एडवांस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर 9, आई होप 2 या 3 लेक्चर में हम इसको रैप अप कर देंगे। फिर आपका एक एनसीईआरटी का सेशन आ जाएगा, जिसमें आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी सोल्व कराएंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। वैसे ये आपका काम है, यहाँ से लेक्चर देखो, एनसीईआरटी सोल्व करते रहो। जो भी डाउट है कमेंट में करो या फिर टेलीग्राम चैनल पे करो। ठीक है, टेलीग्राम लिंक नोट्स का आपको मिल ही जाता है, उसके साथ डाउट ग्रुप भी आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चे, तो वहाँ से आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। और लेक्चर की स्टार्टिंग हुई है एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6.488 ग्राम लेड combined directly with 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड peroxide। मतलब सिंपल सिंपल सी भाषा मेरे को अभी तक ये समझ आई कि लेड और ऑक्सीजन ने मिलके एक कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है लेड ऑक्साइड, लेड peroxide। सर हमें फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, आगे आ जाएगा। ठीक है, लोड ही नहीं लेनी, अभी हम भी ऐसे ही लिख रहे हैं। 6.488, हमारे पास ये कितना है, 6.488 ग्राम। और ये कितना है, 1.002 ग्राम। अच्छा, अब ये तो हम निकाल ही सकते हैं ये कितना बनेगा, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग 6.488 प्लस 1.002, तो ये कितना आएगा भाई? 7.490। 7.490 ग्राम्स आपका लेड peroxide आया। ठीक है, अब कह रहे हैं लेड peroxide इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। अच्छा, दूसरा केस इन्होंने क्या करा, एक बार तो लेड नाइट्रेट को ऐसे बनाया, दूसरी बार इन्होंने लेड peroxide को लेड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया, और दूसरी बार इन्होंने बेटा लेड peroxide को लेड नाइट्रेट से बनाया। ठीक है, सेकंड केस में इन्होंने क्या किया कि लेड नाइट्रेट को हीट किया और उससे क्या बना आपका लेड peroxide। लेड peroxide, और कहा इट वाज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड peroxide इज 13.38। मतलब लेड यहाँ से जो बना लेड peroxide, इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 13.88% है, 38%। Can use this data to illustrate the law of constant composition। अब ये डाटा आपको दिया है और इसकी मदद से आपको ये बताना है कि क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब सही है या नहीं है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं तो आपको याद है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता था। हमने वाटर का एग्जांपल लिया था कि आप पानी मेरे घर से ले लो या अपने घर से ले लो, इसमें जो कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये आपके घर वाला पानी है, इसमें भी क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे आप हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लो, चाहे आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, दोनों में परसेंटेज क्या आएगी, सेम आएगी। यही हमारा क्या कहता था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
अब उन्होंने लेड नाइट्रेट से एक बार लेड पर ऑक्साइड बनाया और एक बार बनाया लेड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके। तो भाई कंपाउंड तो क्या बना है, लेड पर ऑक्साइड ही बना है। मतलब यही बात होगी, पानी मेरे घर का हो या पानी तुम्हारे घर का हो। अब ये लेड पर ऑक्साइड चाहे यहाँ पे फर्स्ट केस में बना है या लेड पर ऑक्साइड सेकंड केस में बना है, इसमें हो गया तो क्या, लेड और ऑक्सीजन ही। और लेड और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी क्या होंगी, इन दोनों में सेम होगी। तो इन्होंने किसकी निकाली, दूसरे वाले में आपको बताया कि भैया यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 13.38% है। तो फर्स्ट वाले में हम चेक कर लेते हैं, अगर सेम आती है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सही है, नहीं आती तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, जैसे वाटर में हमने निकाली थी, वाटर में हमने ये क्या कहा था, 2 और 16 1:8 की रेशो थी। अब यहाँ पे परसेंटेज बाय मास अगर निकालते, हाइड्रोजन का निकालते, तो ऊपर क्या लिखते थे, हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास, और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं बेटा, 100। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लेड पर ऑक्साइड कैसे निकलेगी भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ टोटल मास। टोटल मास किसका, मतलब लेड पर ऑक्साइड का, जिसमें आपको कंपोजिशन निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1.002, और मास लेड पर ऑक्साइड का कितना निकाला, 7.490 इनटू 100। अब ये आप सोल्व करके देखना, अगर ये परसेंटेज सेम आ जाती है तो लिख देना भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू। अगर नहीं आती तो भैया नहीं है फिर, ठीक है, कुछ और देखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पे हमें क्या करना था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करना था, ये ठीक है या नहीं। अब ऐसे ही आपसे मल्टीपल प्रोपोर्शन पे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ रिवाइज होनी चाहिए, आपको जो लॉस कराए थे लास्ट क्लास में वो आपको पता होने चाहिए कि कैसे काम करते हैं, उनके डेफिनेशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार बना लेना भाई जितने बना सकते हो। टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन 27.6 एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ही मेटल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक मेटल है, इससे हमने मेटल के दो ऑक्साइड्स बनाए, फर्स्ट मेटल ऑक्साइड और एक दूसरा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल तो सेम ही है, एक ही मेटल से बनाए हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं दो मेटल ऑक्साइड हैं, एक में 27.6% ऑक्सीजन है, एक में 30% क्या है, ऑक्सीजन है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड, इस फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है M3O4, ठीक है, तो पूछ रहे हैं सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया कि मेटल के दो ऑक्साइड्स हैं, एक फर्स्ट हमें नहीं पता क्या है, उसका फॉर्मूला गिवन है लेकिन M3O4 है, हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता मेटल कौन सा है, कोई बात नहीं। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी का यूज़ करो। अब हम दिमाग लगाते हैं, है ना, वही लगाना है भाई, जेई मेन में वही चाहिए हमें। फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में 27.6% ऑक्सीजन है। अब टोटल परसेंटेज तो क्या होती है, 100 होती है। अगर इसमें 27.6% ऑक्सीजन है तो मेटल कितना परसेंट है, 100 माइनस 27.6, तो ये कितना आएगा, 72.4%। तो यहाँ पे हमें मेटल की परसेंटेज मिल गई
और यहाँ पे सेम परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी आ जाएगी, 100 - 30 दैट इज 70%। ये बात भी क्लियर है। चलो एक और इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब हमें मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, सेकंड मेटल ऑक्साइड में मुझे ये पता है 30% क्या है, 30% क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, और 70% क्या है, मेटल है। अब यहाँ पे देखो, दोनों में मेटल सेम है, दोनों में क्या है, मेटल सेम है, दोनों में ऑक्सीजन भी सेम है। भैया 27%, ध्यान से देखो, फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है, M3O4। M3O4 मेटल कितना है, 72.4%, और ऑक्सीजन कितनी है, 27.6%। मतलब 27.6% में मैं ये कह सकता हूँ ऑक्सीजन के 4 एटम है। 27.6% में ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम है। तो जो दूसरा मेटल ऑक्साइड है, सेकंड मेटल ऑक्साइड, उसमें मेटल और ऑक्सीजन है, यहाँ पे 70% मेटल है और 30% ऑक्सीजन है। मुझे ये पता है 27.6% में, ठीक है, देखो 27.6% ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन लिखना है यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, 4 एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है। सेकंड मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे भैया, सेकंड मेटल ऑक्साइड में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 30%। तो 30% में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 4/27.6 इंटू 30, 4/30, 27.6 इंटू 30। क्लियर। अच्छा, अब इसको सोल्व करके मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। 4.35 आएगा। यहाँ पे कितना आया, मतलब 30% में कितने ऑक्सीजन के एटम आए, 4.3%। तो सेकंड मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4.35 एटम। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, 4.35 मतलब 0.35 एटम का क्या मतलब है यहाँ पे, है भाई, 0.35 एटम का क्या मतलब है, एटम को बीच में से तोड़ा हुआ है? नहीं समझ आया ना, बिल्कुल। ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। अब सिमिलरली हम मेटल भी निकाल सकते हैं। भैया 72.6% में 3 एटम है मेटल के, तो 70% में कितना होगा, 3/72.6 इंटू 70। यहां से इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.9, 2.9। अब देखो, जो सेकंड मेटल ऑक्साइड था हमारा, हमें नहीं पता था इसमें कितने हैं। अब इसमें मेटल कितना आया, 2.9 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने आए, 4.35 एटम्स। ऑक्सीजन कितना आया, 4.35। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M2.9, ऑक्सीजन 4.35, 4.35। अब ऐसा तो फॉर्मूला आपने अपनी पूरी केमिस्ट्री में अब तक नहीं पढ़ा है ना। तो इसका क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स को, पहली चीज तो ऐसे अगर जिसमें फ्रैक्शन में क्या होते हैं, आपके एटम्स होते हैं, इन्हें नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्लियर। लेकिन अब आपको इसको होल नंबर रेशो में बनाना है, तो इसको बनाएंगे कैसे, 2 एलसीएम लो, 2.9 और 4.35 का, ठीक है, एलसीएम लोगे 1.45 समथिंग आएगा, उसको डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो इसको। हमें एक सिंपल होल नंबर रेशो बनानी है, जैसे भी आप बना पाओ।
रेशो बनानी होती है, इसीलिए रेशो में डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ से सोल्व करोगे 1.45 से 2.9 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3। तो ये हमारा आंसर होगा। कभी भी अगर आपके यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करो, एक आपका होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, एक आपका इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? तो ये हमारा आंसर है M2O3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी आपने सीखे। क्लियर? नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स आपने सीखे हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जो आपका लॉ ऑफ कौन मल्टीपल प्रोपोर्शन था ना, वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड पे फॉलो नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे नोट डाल के हम लिख देते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स पता भी चल गए क्या होते हैं। ठीक है ना, पता भी चल गए हमारे क्या होते हैं। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड में आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, फॉलो नहीं होता। तो आपको अगर लिमिटेशन लिखनी आए, ठीक है, लिमिटेशन अगर लिखनी आती है बच्चे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्लियर है? अगर किसी के कोई डाउट होते हैं तो देखो डाउट सेशन में पूछ लिया करो। क्लियर बच्चे? डाउट होते हैं तो आपके पास टेलीग्राम लिंक भी है और यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक, चलो एक ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2017 का, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, जो सबसे ज़्यादा एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, ठीक है, नॉर्मल जैसे आप हो अभी, एडल्ट तो नहीं हुए हो गया ना, एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट बॉडी में जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो मोस्ट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन 61.4%, कार्बन 22.9%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 2.6%। द वेट विच अ 75 kg पर्सन वुड गेन करेगा इफ ऑल H11 मतलब H1 ऐसे हाइड्रोजन जिनका मास क्या है 1 है आर रिप्लेस्ड बाय H2 एटम्स। पहली बात तो H1H2 क्या है, ठीक है भैया, H11 को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे H12 से, मतलब हाइड्रोजन की जगह हमने क्या डाल दिया, इसको हम क्या बोलते थे, ड्यूटेरियम। दिस इज अ आइसोटोप। ठीक है, क्या है ये, आइसोटोप है। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमने H12 H11 की बात कर ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 75 kg का कोई पर्सन है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, ठीक, उसके वो 75 kg है। अब ये 75 kg में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑक्सीजन। इस 75 kg में 61.4% क्या है, ऑक्सीजन है। 22.9% क्या है, कार्बन है। ठीक है, 10% हाइड्रोजन और 2.6% नाइट्रोजन है। क्लियर? अब ये कह रहे हैं अगर हम इसमें से हाइड्रोजन के, अब ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा हाइड्रोजन है, H11 वाला हाइड्रोजन है। कह रहे हैं इसको निकाल दो और H12 वाले डाल दो, तो पर्सन के वेट में कितना चेंज आएगा। और उन्होंने बोल ही रखा है भैया पर्सन का वेट गेन करेगा, पर्सन का वेट क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर इस बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में 75 kg बॉडी में हाइड्रोजन की अगर बात हो रही है तो हाइड्रोजन कितना है, 10% हाइड्रोजन है। मतलब ये जो 75% 75 kg बना है इंसान, इसका जो वेट आया है 75 kg,
उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? हाइड्रोजन के मास का है। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? हाइड्रोजन के मास का है। तो मतलब यहाँ पे 75 केजी में कितना केजी हाइड्रोजन के कारण है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, या इस 75 का क्या है? 10% हाइड्रोजन के कारण है ना, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 10% ऑफ 75, 10% ऑफ 75 कितना हो जाएगा? ये 7.5 केजी। ठीक है, 7.5 केजी। अब ये कह रहे हैं आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको निकाला है। अब इसमें से जो H11 थे वो तो निकाले, मतलब H11 यही वाले। जब आप 75 केजी में से ये हाइड्रोजन सारा निकालोगे तो इतना वेट हाइड्रोजन के कारण निकल जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, when H11 are removed then mass of human body कितना रह जाएगा? भाई पहले 75 केजी का था जिसमें 7.5 केजी हाइड्रोजन के कारण थे। अब आपने वो हाइड्रोजन निकाल दिए तो वो 7.5 किलो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 7.5 किलो कम हो गया तो ये कितना रह गया? 67.5 केजी। अब ये कितना रह गया? 67.5 केजी। अब आप कह रहे हो कि इसमें आपने H12 डाल भी दिए, H12 आपने क्या कर दिया? डाल दिए। देखो H11 के कारण कितना था वेट? H1 के कारण कितना था वेट? 7.5 केजी। कितना डालोगे? 10% ही डालोगे। ठीक है, डालना कितना है बेटा? 10% ही डालना है। उन्होंने परसेंटेज इसीलिए दी हुई है कि भैया इससे ज़्यादा मत डाल देना, यही हमारी ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन होती है। तो H2 भी आप कितने डालोगे? 10% डालोगे। भैया 1 के कारण 7.5 था तो 2 के कारण कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज तो हमने क्या रखनी है? सेम रखनी है। तो 15 केजी मतलब आपने डाल दिया। ठीक है, 15 केजी आपने क्या करा है? इसमें और ऐड करा है। तो न्यू मास व्हेन H12 आर एडिड कितना हो जाएगा? पहले था 67.5 प्लस 15 करेंगे तो ये क्या होगा? 82.5। 82.5। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया भैया? 82.5 हमारा बॉडी का मास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? अच्छा यहाँ पे 15 37.5 ऑप्शन। एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। द वेट अप 75 केजी पर्सन वुड गेन। अच्छा, कितना गेन करेगा जब आपने रिप्लेस किए? ठीक है, जब आपने रिप्लेस किए तो न्यू मास इसका ये हो गया। गेन कितना किया? गेन कितना किया? न्यू मास में से ओल्ड मास को हम माइनस कर देंगे तो न्यू मास कितना है? 82.5। पहले कितना था? 75 केजी का था, तो कितना गेन कर लिया इसने? 7.5 केजी गेन किया है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि नया मास क्या हो जाएगा, उन्होंने ये पूछा था कि कितना मास वो गेन करेगा। तो 7.5 केजी क्या करा बेटा? गेन करा। ठीक है, 7.5 केजी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। जेई मेन 2017 का ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो धीरे धीरे यहाँ पे भी मैं आपको करा रहा हूँ, और जब ये एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तो टेंशन मत लेना, है ना। बैठे हुए हैं सर आपके, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो इम्पोर्टेंट है बच्चे ना, इजी है, इम्पोर्टेंट है। इजी है, इम्पोर्टेंट है। बच्चों को लगता है बस टेबल बनानी है, पेपर में तो आना ही आना है। अभी जो आपके यूटी होंगे उसमें तो ये आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा बेटा। क्लियर? तो उस हिसाब से भी आपको पक्का करना है। अब फिर लगता है यार इतना आसान टॉपिक है, कई बार ऐसा भी बताते हैं टीचर कि नहीं आता, जेई में नहीं पूछा जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इतनी बड़ी टेबल बनानी पड़ती है ना। सब कुछ पूछा जाता है बेटा। मैं आपके लिए आज आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, और ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है।
देखो पूछा हुआ है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा हुआ है। और हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला ही पूछा ना। हाँ, मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ। मोलिकुलर फॉर्मूला ही पूछा होना चाहिए। जेई मेंस 2022 में आया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, कब आया है, जेई मेंस 2022 में। तो इस टॉपिक को भी ना थोड़ा सा सीरियस ले लेना, क्योंकि देखो जेई मेंस 2022 में एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सब पूछा हुआ है। पूछो आप कहोगे सर यहाँ पे तो मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन क्यों कह रहे हो आप इसको? अभी आपको पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये मैंने इसीलिए दिखाया है क्वेश्चन, बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते, टेबल बनानी है टेबल रट लेते हैं और बात खत्म, है ना। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर मैं सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूं, ग्लूकोज को आप कैसे लिखते हो? C6H12O6। ये जो आपने लिखा ना बेटा, ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। इसे हम क्या कहते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला ये बताता है इसमें एक्चुअली कितने एटम्स हैं। ठीक है, टेल्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अ कंपाउंड कंटेन, जो भी अलग अलग एटम्स हैं। ठीक है, जैसे 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। अगर मैं अगर मैं क्या करूं, इसको डिवाइड कर दूं 6 से, सिंपल होल नंबर रेशो फिर भी रहेगा ये। C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 हो जाएगा, है ना। मतलब सबसे छोटी से छोटी होल नंबर रेशो बना दो, जिस भी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़े। तो ये क्या बन गया? जो सबसे छोटा, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में अगर आप किसी फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर देते हो, सिंपल होल नंबर रेशो में अगर आप किसी फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर देते हो, तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको सीधा सीधा एक रिलेशन तो यहाँ पे ये दिख गया कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, इसको मैं MF से लिख रहा हूँ, और इसको हम EF से लिखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला को। जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू यहाँ पे 6। अब 6 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम क्या ले लेते हैं? X। तो कहोगे सर आगे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? अरे आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। एटम्स को कहाँ पे लिखा जाता है? सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना। अब सारी बात ये एक्स की है। यहाँ पे तो आपको ये पता था यार कि 6 है। ग्लूकोज को बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये दिया HO, ये क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है ये? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इससे आपको क्या बनाना है? मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है। तो आप क्या करोगे? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है HO इंटू एक्स। भैया एक्स कहाँ से लाएं? हैं? हमें पिछले केस में तो हमें पता था भैया 6, है ना। कितना होता है? 6 होता है। अब अच्छा होगा भी ये एक इंटीजर ही होगा। नॉन स्टोशियोमेट्री वाले कंपाउंड के लिए नहीं है, स्टोशियोमेट्री वाले कंपाउंड के लिए तो क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है। अब ये एक्स आता कैसे है? समझ आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो हम पिछले वाले केस से ही देखेंगे। हमारे पास क्या था? ग्लूकोज, है ना। C6H12O6। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था CH2O में। ये क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला।
ये क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक्स इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मतलब जो मास मोलिकुलर फॉर्मूला का है, ठीक है, जो मास क्या है आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला का है, और जो मास आपके मोलिकुलर फॉर्मूला का है, इनको निकालो और वहां से आपका क्या कैलकुलेट होगा बेटा? एक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है? एक्स को कैलकुलेट करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जैसे इसमें लगा के देखते हैं, इस केस में एक्स आपको पता भी है 6 आया। देखो अब आया कैसे? मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास 6 × 12, मोलिकुलर फॉर्मूला मास निकालना आता है आपको। 6 कार्बन है, एक कार्बन का कितना है? 12, तो 6 का कितना हो गया? 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस 6 हमारे पास ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक ही क्या है? कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है? 12, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस एक क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये कितना आ गया? 16। तो ये कितना आया? 72 प्लस 12 और 16, 6 क्या होता है बेटा? 96। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, और वैसे आपको ये याद होना चाहिए। 12 + 2 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 30। तो ये आपके पास कितना आया? 180। ठीक है, 72 प्लस 12 कितना हो गया? 84। 84 प्लस 96 इज 180 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ गया? 6। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 6 आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही तो निकलेगा ना। अब निकाल लो मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे बनाते थे हम। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला अपॉन एक्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O, और एक्स की वैल्यू आई 6, तो फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12O6। अब समझ आया मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया जेई मेंस 2022 का, यहाँ पे आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, और आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस केस में हम कैसे निकालेंगे? ये जो हमने HO लिया था, इस केस में हम कैसे निकालेंगे? अब कई बच्चे इसको वाटर बनाने की सोच रहे होंगे, है ना, इसको क्या बनाने की सोच रहे होंगे? H2O। बट यहाँ पे HO को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये H2O बन जाए? कोई एक नंबर है ही नहीं बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं गिवन है? आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले का तो आप मास निकाल सकते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास नहीं गिवन है। अगर यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला का मास गिवन होता तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते। उस केस में आप एक्स की वैल्यू क्या करते? निकाल सकते थे। ठीक है ना। तो अगर मैं दे दूं मोलिकुलर फॉर्मूला है 34, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है? मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है? 34। वहां से आप क्या कर सकते थे? एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे, और आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला एक्स की वैल्यू के साथ आ जाता। तो इसीलिए क्वेश्चन अब देखो, दोबारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको मोलर मास दिया हुआ है कंपाउंड ए का। तो कंपाउंड ए एक्चुअल में है, मोलर मास किसका होता है? फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। ठीक, तो यहाँ पे आपको मोलिकुलर फॉर्मूला का मास गिवन है। दिस इज योर मोलिकुलर फॉर्मूला मास। फिर तो हम निकाल लेंगे सर, है ना, फिर तो हम निकाल सकते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? तो क्या लिखें इसके बारे में? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, लिखना भी तो है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is the chemical formula is the chemical formula which express
विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपल नहीं, सिंपलेस्ट, मिनिमम, सबसे छोटी होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, of atoms of various elements present in a molecule, present in one molecule of compound, कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में जितने भी आपके एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या रिलेशन होता है ये आपने जान लिया है, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक इसको भी, ठीक है, इसको भी आप मार्क करके रखोगे। ये रिलेशन क्लियर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से आप निकालोगे। अच्छा, फॉर्मूला मास क्या होता है, मोलिकुलर मास, सॉरी, वो तो आप निकाल ही सकते हो कि मोलिकुलर मास कितना होता है। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखो। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, तो उसके लिए ना एक टेबल बनानी पड़ती है आपको, और इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 कॉलम होंगे। ठीक है, इस टेबल में क्या होंगे, 6 कॉलम होंगे। अब आपको कोई भी एलिमेंट दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी एलिमेंट होंगे, मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट हैं। इनकी आपको परसेंटेज दी जाएगी, गिवन होगी। टिक का मतलब क्या है, गिवन है। एटॉमिक मास ए का भी आपको पता होगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, पता है ना। बी का भी गिवन होगा इसको। अब इन दोनों को आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा और ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। इन सब में जो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक, ठीक है, कुछ ना कुछ तो स्मॉलेस्ट होगा ना, तो नंबर ले लेंगे इसको। ठीक है, इनको ना नंबर ले लेते हैं हम, फिर अच्छे से क्लियर होगा। मान लो ये आया 5, ये आया 2 और ये आया 3। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, चेक करना है स्मॉलेस्ट। आगे लिखा भी हुआ है डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट, तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 को 2 से डिवाइड कर दो। 5 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2.5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1.5, यहाँ पे क्या आएगा 1.5। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, 2 1 1। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, A2B1C1। ठीक है, सिंपल, ऐसे हमें चेक करना है, काउंट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग रखना। ये जो स्कूल में आएगा ये इसीलिए आएगा क्योंकि इसकी ना कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम आपका कैलकुलेशन में जाएगा, तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना। थोड़ी सी भी गलती हुई, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। चलो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। और क्लास में मैं चीटिंग करने वाला हूँ, ठीक है, हिसाब बता रहा हूँ भाई, मैं चीटिंग करने वाला हूँ, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर, तो आप भी मत करना, आपके लिए नहीं है। अ कंपाउंड कंसिस्ट 75.8% कार्बन, इतना उसमें क्या है, कार्बन है, 8.5% हाइड्रोजन एंड 15.7% ऑक्सीजन। क्लियर, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं, हमारे पास पहले कंपाउंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
कितने कितने परसेंट दी हुई है? 75.8%, 8.5% और 15.7%। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है। अब परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास 75.8 को आप 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा? देखो मैं कह रहा हूँ, मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी। 6.31 आएगा ये। कितना आएगा? 6.31। 8.5 को आप 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 8.5। 15.7 को आप 16 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा? 0.98। और यहाँ से हमें साफ साफ चमक भी रहा है कि ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट है ना? ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसी से हमें सबको डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 6.31 को 0.98 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? करके देखना है, ठीक है, मेरी तरह नहीं है। 6.4 आएगा। देखो यहाँ पे मैं चीटिंग करने का ना मेरा लॉजिक है। क्यों? क्लास भैया बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी नहीं तो। इसको इससे करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 8.6। फिर 0.98 को 0.98 से करेंगे, यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, ये आएगा 1। ठीक, कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर से। 5 से कम है तो ये कितना आ गया? 6। ये कितना आ गया? 8.6 है, ये कहाँ जाएगा? 9। और ये 1 है, ऑलरेडी इंटीजर है, तो ये कितना रहेगा? 1। तो हमें क्या पूछा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो लो भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना बन जाएगा इसका? सी कितना आया? 6 H9 O1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? C6H9O। दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन इतना ही है, आपका टाइम जाएगा इस कैलकुलेशन में। एनसीईआरटी में भी गिवन है क्वेश्चन, तो प्लीज़ वो ट्राई कर जाना ताकि आपकी पेपर में टाइम बच सके। ठीक है, क्या पता सेम ही आ जाए। चलो एक और क्वेश्चन इस पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अ कंपाउंड कंसिस्ट 24.27% कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कार्बन है 24.27, हाइड्रोजन है 4.07, क्लोरीन है 71.65। क्लोरीन है 71.65। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इसका कितना होता है? क्लोरीन का 35.5। डिवाइड करना है, 24.27 को 12 से डिवाइड करना है। चलो भाई मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा कितना आ रहा है? 2.02। 2.02। ये 4.07 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 4.07। 71.65 को अगर हम कैलकुलेट डिवाइड करें 35.5 से, ये भी कितना आ रहा है? अरे ये शाबाश, ये भी कितना आ रहा है? 2.02। ठीक, स्मॉलेस्ट हमें क्या दिख रहा है? 2.02। तो 2 पॉइंट, राइटिंग गंदी हो रही है, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 1। 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये लगभग लगभग 2.03। ठीक है, और 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 अगेन 1। तो इंटीजर क्या आ गया? 1 2 1, है ना? 1 2 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH2Cl। हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2Cl। क्या फॉर्मूले में क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ा पूरा, है ना? देखो, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कर दिया जी। इफ इट्स मोलर मास इज 98.96। अब ये क्या दिया हुआ है ना? इफ इट्स मोलर मास व्हाट आर इट्स, ठीक है। ओ, ये लाइन यहाँ पे नहीं आनी थी, इस लाइन को काट के चलो, नहीं तो दिक्कत होगी। आगे लिखा हुआ है, ये लाइन शायद भी पिछले क्वेश्चन से ही कॉपी कर ली गई है। ठीक है, टाइपिंग करते वक्त कॉपी बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉपी में ये लाइन हटानी रह गई। ये लो,
कंपाउंड कंसिस्ट दिस इफ इट्स मोलर मास। अब एक कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ है, कंपाउंड का मोलर मास का मतलब क्या है, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास की मैंने है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने जल्दी जल्दी में निकाल लिया है ना। अब हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एक्स। अब हमें निकालना पड़ेगा ये एक्स क्या है ना, क्योंकि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl, CH2Cl। अब ये एक्स निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, इसके चैप्टर के एंड तक आते आते आपको अपनी फॉर्मूला शीट बना के तैयार रखनी है। मोलिकुलर फॉर्मूला मास इसका गिवन है 98.96, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12 + 2 + 35.5, ठीक है 14, तो ये कितना आ गया 49.5। तो 98.96 को 49.5 से जब आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे आपको ये इंटीजर ही लेना है, ठीक है। वैल्यू क्या लेनी है बेटा, इसकी इंटीजर में ही लेनी है, ठीक। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला जो था हमारा CH2Cl, एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H4Cl2, C2H4Cl2, ये आंसर आ गया। सेम, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है, जेई मेंस 2022। तो बेटा बड़े हो गए हो है ना, अब जेई मेंस के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसी के लिए तो आए हैं सर, बहुत बढ़िया बात है। चलो, होमवर्क है अच्छे से करके लेके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे। और आपका निकल जाता है, निकाल के ना कमेंट करना मेरे को क्या आंसर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कंसंट्रेशन टर्म। तो अब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। देखो, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों से सॉल्यूशन बनता है हमारा, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये लाइन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलो हमें पता लग गया क्या है सॉल्वेंट है और एक क्या है सोल्यूट है। अब सॉल्वेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करो या बेटा 2 से करते हैं, और या फिर हम इसको बी से करते हैं सोल्यूट को, या फिर 1 से करते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें 1 से करते हैं, उसमें नंबर का यूज़ कर लेते हैं, कई बार बहुत सी जगह नंबर लिखा हुआ है, या फिर ए और बी भी हमारा चलता है। अगर ए और बी में कर रहे हो तो बी सोल्यूट है, ए सोलवेंट है। जैसे समझ नहीं आ रहा भैया, अगर मैं लिखूँगा मास ऑफ सोलवेंट, तो मास के लिए हम ए मेरे को क्या बताएगा, ये सोलवेंट है। अगर मुझे लिखनी है वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, तो वॉल्यूम के लिए वी, और सोलवेंट कौन बताएगा, ए से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, मोल्स एन से लिखे जाते हैं, एन किस, एन के बारे में क्या है ये मोल्स, और किसके सोलवेंट के, उसके बारे में कौन बताएगा, ए बताएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे लिखने होते सोल्यूट के बारे में लिखना होता तो WB VB NB, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मोलर मास, अब NB निकालने का मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल M से, और B किसके लिए, सोल्यूट के लिए लग गया। अगर यहाँ पे निकालना हो मोलर मास सोलवेंट का और मोलर मास भी सोलवेंट का, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से सोलवेंट, बी से सोल्यूट,
ए से सोलवेंट, बी से सोल्यूट। चलो, आज हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। ठीक है, आज हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। और आपके स्कूल में ये सबसे पहले करा भी दी होंगी, है ना, सबसे पहले यही टॉपिक कराए जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी लग जाएगी। ठीक है, पूरे साल में कहीं पे भी आपको निकालनी आ सकती है अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का। क्लास ट्वेल्थ में जाओगे, पहला चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें फिर से ये टर्म्स आएंगी। आप अपनी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी निकाल के डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें कितने क्वेश्चन आपकी कंसंट्रेशन टर्म का जो पूरा का पूरा टॉपिक अब हम करने वाले हैं ना बेटा, ये एग्जैक्टली दोबारा से क्लास ट्वेल्थ में आएगा। फिर क्लास ट्वेल्थ में जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 का नाम सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें ये रिपीट होगा। तो इससे बढ़िया है आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के बच्चे फिर से गुम हो जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, इतनी सारी हैं। क्या होता है, कैसे होता है, समझ आई बेटा? तो सिंपल सी बात है, इसको बहुत अच्छे से करना है। और जेई में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जेई में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी बहुत से बच्चे जो ट्वेल्थ में होते हैं ना, वो सीधा ही कहते हैं सर हमारी तो इलेवेंथ बर्बाद है, इलेवेंथ में तो बहुत मस्ती की है ना, पढ़ाई तो की नहीं, मस्ती की है। तो ये गलती मत करना, इलेवेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में वेक्टर्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स में हम वेक्टर सीखेंगे और वेक्टर अप्लाई करेंगे पूरी की पूरी फिजिक्स में। अब वेक्टर यहाँ पे सीखते हैं, क्लास ट्वेल्थ में पूरी की पूरी फिजिक्स ही वेक्टर पे चल रही है। फिजिक्स में आप इंटीग्रेशन करना सीख जाओगे, फिजिक्स में आप यहाँ पे ग्राफ सीख जाओगे। ये पूरी की पूरी वेक्टर इंटीग्रेशन के बिना क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स हो ही नहीं रही। बच्चे को वेक्टर सोल्व करना नहीं सीखा इलेवेंथ में, फिर जाके ट्वेल्थ में दिक्कत आती है। फिर कहते हैं सर इलेवेंथ बर्बाद है। फिर उनको दिक्कत ये होती है कि भैया अब मैं इलेवेंथ पढ़ूँ ट्वेल्थ पढ़ूँ, तो वहाँ पे सिर्फ फोकस होगा ट्वेल्थ पे। समझे? तो आप ये गलती मत करना, कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी क्लास इलेवेंथ में आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्लास ट्वेल्थ में रिपीट होंगे। ठीक है, और जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस में तो होने ही हैं। क्लियर बच्चे? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी क्लास इलेवेंथ। चलो, मोलैरिटी कहते हैं। देखो, मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें, मान लो ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर एक क्या होगा, सोल्यूट भी डाला जाएगा, है ना, और इसमें सोलवेंट भी होगा, सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। तो अभी हम सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने टोटल सोलवेंट और सोल्यूट बना के हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं, मान लो ये सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर। कितना सॉल्यूशन आपने बनाया, 1 लीटर। तो भैया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? ठीक है, नोट सेव कर लें आपके। चलो, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, वही आपकी क्या होती है, मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं? ठीक है, अगर इसके एन बी मोल्स प्रेजेंट हैं, बी से लिखो। अगर इसके एन बी मोल्स प्रेजेंट हैं तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, एन बी। इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, एन बी। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, शुगर डाल दी, शुगर सॉल्यूशन बनाया, शुगर डाली आपने 5 मोल। शुगर के कितने मोल्स डाले, 5 मोल्स। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही क्या होती है, मोलैरिटी। वही क्या होती है, मोलैरिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के। तो इस सॉल्यूशन की, ठीक है, इसकी मोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे अगर हम लिखें मोलैरिटी
क्या होगी 5, मोलैरिटी क्या होगी बेटा 5। ठीक है, समझ आया। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारी मोलैरिटी होती है। ठीक है, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी is defined as the number of solute, the number of moles of solute present in 1 liter solution, 1 liter of solution। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में है तो सिंपल यही होगा, अदरवाइज अगर हम मिलीलीटर में लेते हैं, एक मिनट क्या हुआ, ये कॉपी नहीं हुआ। अगर हम इसको मिलीलीटर में लेते हैं तो आप यहाँ क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या आया, मोलैरिटी का फॉर्मूला आया। ठीक है, ये क्या है आपकी मोलैरिटी। यूनिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी बेटा, मोल, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस में जाएंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या इसी को हम क्या कहते हैं, एक तो ये होगी, दूसरी यूनिट क्या होती है मोलर, MOLAR। इसको भी कैपिटल M से ही डिनोट किया जाता है, इसको भी कैपिटल M से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी मोलैरिटी। क्लियर, ठीक है। अब जैसे एक खाली पेज, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई कंटेनर है, उस पर ऐसे लिखा हुआ है 5mNaOH। अब ये कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता ये कितना भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, 5mNaOH का मतलब क्या है, NaOH क्या है आपका सोल्यूट, NaOH क्या है आपका सोल्यूट, 5m का मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 5 मोलर है। ठीक है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 5 मोलर है। मींस 5 मोलर मोलैरिटी का मतलब क्या है, मींस 5 मोल्स ऑफ NaOH is present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर या 1000 ml, 1000 ml में कितने हैं या 1 लीटर में कितने हैं, 5 मोल है। अच्छा, ये कंटेनर में 1 ही लीटर होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया, पेंट बकेट, आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, आप गर्मियाँ चल रही हैं, नींबू पानी बना रहे हो, 1 गिलास नींबू, 1 गिलास पानी में 1 नींबू भी डाल सकते हो, है ना, और 1 गिलास पानी में 2 नींबू भी डाल सकते हो। तो ऐसे ही है, कंसेंट्रेशन वहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने कंसेंट्रेशन लिख दी इसकी कि भैया 5 मोलर है,
5 मोलर का मतलब अगर इसका आप 1 लीटर निकालते हो तो उसमें आपको 5 मोल्स मिलेंगे NaOH के। कितने मोल्स मिलेंगे NaOH के? 5 मोल्स मिलेंगे। 2 लीटर निकालते हो तो 10 मिल जाएंगे। 3 लीटर निकालते हो तो कितने मिल जाएंगे? 15 मिल जाएंगे। हाफ लीटर निकालते हो तो 2.5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है। 1 लीटर में कितने हैं? 5 मोल्स हैं। 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 10। हाफ में? हाफ में कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है। तो कहीं पे भी आप रीड करते हो, ठीक है, जनरली आपकी जो सिरप की बोतल्स होती हैं मेडिकल, तो वहां पे ये लिखी जाती है। ठीक है, वहां पे ये चीज़ लिखी जाती है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो रीड करना सीखे। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6.02 into 10 to the power 22 molecules of urea are present in 100 ml of solution। कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया निकालनी है। कंसेंट्रेशन देखो, अभी हमने मोलैरिटी पढ़ी है, तो कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मोलैरिटी निकाल रहे हैं। कंसेंट्रेशन का मतलब है, कंसेंट्रेशन मतलब कंसेंट्रेशन टर्म्स जोन सी भी सूट बैठती है निकाल दो। मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी मोलैलिटी निकालनी है, वो निकाल दो। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी डाटा से निकल सकता है। अभी हमने मोलैरिटी पढ़ी है, तो कंसेंट्रेशन को हम किस टर्म में निकालेंगे? मोलैरिटी की टर्म में निकालेंगे। तो मोलैरिटी पूछिए इस सॉल्यूशन की। सिंपल सी बात है। यूरिया क्या हो गया हमारा? सोल्यूट हो गया। यूरिया क्या हो गया हमारा? सोल्यूट हो गया। क्लियर है बच्चे? तो देखो स्टेप वाइज लिखते हैं। यहाँ पे यूरिया क्या है? सोल्यूट है। यूरिया के मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसके मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं कितने? 6.02 इंटू 10⁻20। हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ml में है, तो हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। अब हमारे पास क्या मोल्स हैं सोल्यूट के? नहीं है, पार्टिकल्स दिए हुए हैं। पार्टिकल से मोल्स बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन Na। कितना आ जाएगा? Na क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे Nb कितना आ गया? 10⁻, सॉरी माइनस नहीं, +23। पार्टिकल कब से माइनस में हो गए? -3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻, 1000। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0.01 मोलर। कैपिटल M से लिखो, या अगर पूरा लिखना है 0.01 मोलर। देखो फॉर्मूला लिखा करो, और फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो चेक कर लो क्या है हमारे पास। नहीं है तो हमें कैसे वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अपना दिमाग लगाओ। मोल कॉन्सेप्ट में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे मोल्स निकाले जाते हैं ये सीखे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे NaOH क्या है हमारा? सोल्यूट है। सोल्यूट है तो इसको B से लिखेंगे, और इसका वेट दिया हुआ है, वेट मतलब WB कितना? 4 ग्राम। वाटर क्या है हमारे पास? सोलवेंट है। सोलवेंट है तो A से लिखेंगे, और A से लिखेंगे तो इसका कुछ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, छोड़ो। इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml। हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में है तो क्या लगा देंगे 1000। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ से एन बी निकालने पड़ेंगे, विच इज़ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू दिया हुआ है 4, एम कितना होगा भाई इसका, एन ए ओ एच, ये कैपिटल ओ आएगा यहाँ पे। ठीक है, एन ए ओ एच, दिस इज एन ए ओ एच, कितना आएगा इसका 23, 24, 24 और ये 40। ठीक है, 24 और 16 कितना होता है 40, तो ये कितना आ गया 40, तो 1/10, तो 1/10 इंटू 250 इंटू 1000, तो 254, तो 0.4 मोलर, 0.4 मोलर कैपिटल एम से इसको ऐसे लिखते हैं। बताओ क्लियर? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, सोल्व करो इसको। या एक काम करते हैं, इसको भी आप 2 जेई के क्वेश्चन ले जाओ ना, है ना, इसको भी हम होमवर्क में ही डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो चीज़ें बतानी थी बता दी हैं। यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का मतलब देखते ही दिमाग घूम जाएगा कि वो डेंसिटी एक टूल होता है ना मास और वॉल्यूम को इंटरचेंज करने के लिए। तो कुछ भी दिया हो भैया, डेंसिटी दे दी है, निकाल लेना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज हमने सीखा क्या, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। आज हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, है ना, आज हमने क्वेश्चंस किए, फिर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला किया, पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाते हैं भाई क्या किया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने किया, फिर हमने मोलैरिटी की, और खूब सारे हमने क्वेश्चंस भी देखे। तो आपका क्या काम है, लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है, और सब्सक्राइब भी करनी है। पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हो आप, लाइक और शेयर करने में तो पता नहीं बहुत कंजूसी करते हो यार। अरे फ्री का कंटेंट है, अब भी क्यों कंजूसी कर रहे हो, हैं? चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।